नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीटीज आईएएस एकेडमी की करंट अफेयर्स और एडिटोरियल एनालिसिस सीरीज में। आज हम आ गए हैं हमारे 26 सेशन पर। 15 जुलाई है। सबका बहुत बहुत स्वागत है। याद रखिएगा दोस्तों, ये सीरीज सभी सीरियस यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए है। तो अभी तक के सारे सेशंस जिन्होंने देखे हैं, एक बार जरा कमेंट थ्रेड में कंफर्म कर दो कि हाँ सर, अभी तक की पूरी क्वार्टर सेंचुरी हम लगा चुके हैं और आज 26वें सेशन पर आ गए हैं। तो आज का हिंदू ये है और हम जो 4 एडिट्स लेंगे वो आपके सामने हैं। ये आपके लिए एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन का फिलहाल क्या चल रहा है भारत में और सरकार को अब क्या करने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करेंगे नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म करने की एक बहुत अच्छी कोशिश। उसके बाद आज का बहुत ही शानदार एडिटोरियल है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस ऑफ द प्रपोज उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। उत्तर प्रदेश का जो प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम आ रहा है, उसका एक कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पॉलिटी में आपको, तो अच्छे से पढ़िए। और ब्रेग्जिट क्या क्या गुल खिला रहा है 5 साल बाद, वो हम देखेंगे हमारे चौथे एडिट में। तैयार हो भैया? तो ये 4 पेपर हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। GS1, GS2, GS3, GS4, ये मैंने रेफरेंस के लिए यहीं लगा दिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा पहला एडिटोरियल है GS2 और 3 में रेलेवेंट होगा। ऐसे में भी काम आ सकता है, प्रीलिम में इसमें छोटे छोटे MCQ बन सकते हैं। तो हर चीज़ जो है कहीं ना कहीं काम आती है, ध्यान रखना भैया। वैक्सीनेशन ट्रिपल सर्फिस अगेन, यानी टीकाकरण की पूरी जो गति हमने पकड़ ली थी जून में, वो फिर से थोड़ी सी मंद हो गई है। कोविड-19 का जो पूरा टीकाकरण का एक कार्यक्रम चल रहा है, जुलाई 2021 में उसका रेट फिर से कम हो गया। और ये तब जब पूरी की पूरी खरीदी प्रक्रिया केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले ली थी। और ये क्यों ली थी? वो इसलिए ली थी क्योंकि आपको पता ही है कि अप्रैल और मई में बहुत केओस हो गया था भारत में, क्योंकि सेकेंड वेव एक तरफ लोगों को मार रहा था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, श्मशान घाट में लाइन लगी हुई थी मुर्दों की, और पैरेलल में स्टेट्स आपस में compete कर रहे थे ग्लोबल टेंडर फ्लोट करके कि मुझे वैक्सीन चाहिए, मुझे वैक्सीन चाहिए। बहुत ही साफ था कि वो पूरा का पूरा सोच और मेथड ही फेल हो चुका था। आज जुलाई में बहुत सारे राज्य, खासतौर पर दक्षिण के, अब ये शिकायत कर रहे हैं कि भाई टीकों का जो शॉर्टेज हो गया है, तो इस शॉर्टेज को जल्दी से दूर करो। भारत सरकार का एक ऑनलाइन बड़ा अच्छा वेबसाइट है, डेटाबेस है कोविन का, वो ये बताता है कि जहाँ जून में हम जिस पीक पर आए थे, अब हम उसके 60% पर ही हैं। तो अप्रैल मई में फाइनली उस केओस के बाद जब केंद्र सरकार ने तथाकथित विकेंद्रीकरण किया था वैक्सीन खरीदी, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदी प्रक्रिया, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से कदम पीछे हटाने पड़े, क्योंकि समझ में आ गया कि इतने बड़े देश में प्रोक्योरमेंट का सेंट्रलाइज होना और एग्जीक्यूशन का डिसेंट्रलाइज होना ही सही तरीका होता है, जैसा भारत में आज तक हमेशा होता आया था। अब इसमें कोई शक नहीं कि पहले दिन से ही भारत में वैक्सीन्स का पूरा प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा हैपहज़ार्ड रहा है, जिसका नतीजा काफ़ी समय तक देश ने भुगता। अब तो पहले से बहुत ठीक हो गया है। जून 21 से 27 बेस्ट पीरियड था। दिन में 60 से 65 लाख वैक्सीन्स हो रहे थे और उसके बाद वो बहुत तेज़ी से गिर गया। उसके बाद स्वयं प्रधानमंत्री ने टेलीविज़न पर आकर एक टारगेट सेट किया भारत के लिए कि भारत के सभी 18+ वयस्कों के लिए 31 दिसंबर तक वैक्सीन लग जाना चाहिए। अगर उस टारगेट को हम मानते हैं, हिंदू का एडिटर बोलता है, तो भाई आपको प्रतिदिन 86 लाख डोज आज से एडमिनिस्टर करने पड़ेंगे। और आज आप कितना कर रहे हो? 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख। तो 31 दिसंबर का डेडलाइन तो आसानी से अप्रैल, मई, जून 2022 तक जाएगा। 2 बड़ी चिंताएं हैं आज तक। आज केवल 33% वयस्कों को 1 डोज मिला है भारत में और केवल 8% फुल्ली वैक्सीनेट हुए हैं। तो 31 दिसंबर तो आप भूल ही जाओ। दूसरा जो बहुत बड़ी चिंता है, आज पूरी भारत में और दुनिया में अचानक से कोरोना वायरस के केसेस फिर से आने लगे हैं। इनफैक्ट मैं अभी इकोनॉमिक्स पत्रिका पढ़ रहा था दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से एडिशनल बता रहा हूँ। उसमें रशिया में जो अभी 3rd वेव आई है, उसकी इतनी भयावह तस्वीर थी कि पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर गई रशियन गवर्नमेंट। और 3rd वेव बहुत भयानक तेजी से फैली है। तो नेचुरली सरकार को भी चिंता होना जायज़ है। तो कहाँ अमेरिका में हमने पहले देखा था कि बाइडन के आने के बाद तेज़ी से स्थिति पर धीरे धीरे, इनफैक्ट तेज़ी से ही कंट्रोल हुआ था, धीरे धीरे नहीं, और 15,000 प्रतिदिन हो गया था। अब वो फिर से 2.5 गुना हो गया, 40,000। मौतें भी बढ़ गई हैं।
यूके में सिमिलर एक्सीलरेशन है, जबकि इन दोनों ने तो अपने एडल्ट्स का बड़ा परसेंटेज वैक्सीनेट किया है। बिटवीन द लाइंस क्या कह रहा है एडिटर कि अगर भारत ने अभी तेजी से गति नहीं पकड़ी तो हमारे यहाँ थर्ड वेव और भयंकर होगी। आज कोविड खत्म तो हुआ नहीं है, 800,000 ऑफिशियल मौतें तो हो ही रही हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने सब तरफ खोल दी है, जबकि कोविड चल रहा है। स्टेट्स को प्लानिंग की जिम्मेदारी दी गई है, जो कि बहुत सही बात भी है, लेकिन कोवैक्सीन के डोज उतनी मात्रा में आ ही नहीं रहे हैं जो पहले वादा किया गया था। तो कंसर्न सिर्फ ये है कि अगर इनफ डोजेस आए नहीं तो फिर स्टेट्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। डेली रेट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को मैसिव कम्युनिकेशन कैंपेन्स चलाकर डेली वैक्सीनेशन बढ़ाने की कोशिश, वैक्सीन हेजिटेंसी खत्म करने की कोशिश, नहीं तो सब डेडलाइंस धरी की धरी रह जाएंगी। तो साथियों, आप किस शहर से हैं, गांव से हैं, कस्बे से हैं, स्टेट से हैं, और आपके यहाँ वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, आपके परिवार में कितने लोगों का कौन सा वैक्सीनेशन हुआ, हमें कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताइएगा। सेशन को लाइक और शेयर कर लेना भैया। अब आते हैं नेपाल में केपी शर्मा ओली की उठापटक। अरे बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आदमी है यार, और नेपाल का तो ऐसा कूड़ा करकट करके रख दिया इस व्यक्ति ने, संवैधानिक की पूछो मत। तो नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने अंततः इट हैज़ एक्चुअली डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट और अनिश्चितता को समाप्त करना। तो मैंने अभी एक टर्म यूज़ किया, बाइटिंग द बुलेट। क्या मतलब होता है उसका? नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा यानी नेपाल की लोकसभा का जो डिसोल्यूशन प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने करवाया था और उस पर एक रबर स्टैंप की तरह राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने मुहर लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हटा सावन की घटा, ये हमें नहीं मंजूर है। और ऐसा 2 बार हो गया 1 साल में। लेकिन ओली और भंडारी के लिए ज़्यादा डैमेजिंग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के, ये मत सोचना इंडिया के सुप्रीम कोर्ट नेपाल के ये बोला कि शेर बहादुर देउबा, जो कि नेपाली कांग्रेस के हैं, उनको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया जाए और वो जल्दी से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर लें। तो देउबा साहब ने जो है 149 सिग्नेचर्स का एक दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया था सपोर्टिंग लॉ मेकर्स। अब इसमें कहानी में ट्विस्ट है, जितने भी सांसद उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो अलग अलग पार्टियों के हैं, तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। इसलिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के ये बोला है कि जो वहाँ के सांसद हैं, प्रतिनिधि हैं, वो अपनी पार्टी की विप का मतलब होता है आदेश कि तुम इसी दिशा में वोट करोगे, उस विप को इग्नोर कर देना कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो जुडिशरी ऑफ नेपाल इज नाउ अलाउइंग द लेजिस्लेचर टू क्विकली पुट एन एंड टू द एग्जीक्यूटिव अनसर्टेनिटी। बड़ा खूबसूरत स्टेटमेंट था ये, कमेंट थ्रेड में लिख के समझाओ कि मैंने अभी क्या बोला। इससे पहले न तो ओली के पास और न ही देउबा के पास कॉन्फिडेंस वोट की ताकत थी, क्योंकि कोई भी सांसद जो है, प्रतिनिधि जो है, अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट डाल के डिस्क्वालीफाई होने का खतरा लेता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये अधिकार दे दिया, तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ की एक देश तो छोटा है, आबादी कम है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स है। 2 प्रमुख पार्टियां हैं। जो सत्ताधारी पार्टी है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, यूनिफाइड ML, और जो विपक्ष में है वो है जनता समाजवादी पार्टी, JSP। और उसके अलावा छोटे छोटे गुट बहुत सारे हैं, सबकी अपनी अपनी लॉयल्टीज़ हैं। इस वजह से क्लियर वोट टफ है। अब जो देउबा साहब हैं, उन देउबा साहब को, शेर बहादुर देउबा को, UML के अंदर भी और JSP के अंदर भी जो रिबेल फैक्शंस हैं उनके वोट लेना पड़ेंगे, और ये कितने मिल पाएंगे पता नहीं। लेकिन ऑल सेड एंड डन, केपी शर्मा ओली साहब को बहुत ज़बरदस्त झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्योंकि उनका एक पूरा अथॉरिटेरियन एटीट्यूड जो था, एक सर्वसत्तावादी कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, और वो भी कोविड के दौरान, उससे नेपाल को बहुत तकलीफ हुई है। जो प्रेसिडेंट मैडम हैं विद्यादेवी भंडारी, उनकी प्रेस्टीज भी खत्म हुई, क्योंकि वो तो हर बार ऐसा लगता है कि उनके फॉर्मर पॉलिटिकल कलीग ओली जो बोलते हैं चुपचाप वैसा कर देते हैं। कुछ सुना सुना लग रहा है। Nepal now needs political stability more than anything else, something it missed out on during the constitutional monarchy as well as the Republican period. तो नेपाल का काफ़ी पिछले 15 सालों का इतिहास रक्त रंजित और अस्थिर रहा है, और अब अगर स्थिरता आ जाएगी तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा, भारत के लिए भी, क्योंकि जिस प्रकार चीन घुसपैठ कर रहा है तो इंडिया वुड ऑलवेज प्रिफर अ वेरी स्टेबल नेपाल। तो प्यारे दोस्तों, हमें बताइएगा आप नेपाल गए कभी? बहुत खूबसूरत देश, अगर गए हो तो बताइए कहाँ कहाँ आप जाके आए।
फिलहाल हम आपको तीसरे एनालिसिस पर ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून, इसका एक पूरा कानूनी और संवैधानिक एनालिसिस होगा। आपको एग्जाम के हिसाब से इतना सीखने को मिलेगा कि आप बिल्कुल बल्ले बल्ले होके जाओगे गुरु, ये हमारा आपको वादा है। प्रीलिम में काम आएगा, GS2 में तो खैर आएगा ही, GS4 में इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट काम आ सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स की बात हो रही है ना, और ऐसे तो पूरा का पूरा बन ही सकता है पॉपुलेशन पे। तो शुरू हो जाए। उत्तर प्रदेश की नई प्रस्तावित जनसंख्या नीति कहती है कि राज्य की जो प्रजनन दर है आज 2.7 है, हमें अगले 5 सालों में उसको घटा के रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट RFR यानी 2.1 तक लेके जाना है। और भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट पूरे भारत का ऑलरेडी 2.1 के नीचे जा चुका है। यूपी बिहार कुछ उससे ऊपर हैं, तो यूपी वाले बोल रहे हैं कि भाई हम इसको घटा के 5 सालों में 2.1 ले आएंगे, हमारे पास ये नई जादू की छड़ी आ गई है। और एक कानून ला रहे हैं पूरा हम इस ट्रांजिशन के लिए, और उस कानून का मसौदा हाल ही में वहाँ के उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने जारी किया था, और वो पढ़ने में ही बड़ा डरावना है, ऐसा वकील साहब का कहना है। ये जो मसौदा प्रस्ताव आया है यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल स्टेबलाइजेशन एंड वेलफेयर बिल 2021, वो बेसिकली बोलता है कि भाई हम कुछ जो लोग अच्छे रहेंगे उनको इनाम देंगे, और जो लोग 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करेंगे उनको तो हम बहुत सारे दंड का प्रावधान कर देंगे अलग अलग परिवारों को। वकील साहब कहते हैं, जो ऑथर हैं, कि दिस इज कॉल्ड द कल्चर ऑफ कोअर्शन। कोअर्शन का मतलब होता है दबाव, किसी से काम करवाना दबाव से। तो ये जो कानून है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ कल्चर ऑफ कोअर्शन, मिथ एंड रॉन्ग अजम्पशंस। ये पूरा का पूरा कानून दबाव में बना है, दबाव बनाने के लिए बना है। ये पूरी मिथिकल चीज़ों पे कि इस तरह के इंसेंटिव डिसइंसेंटिव देने से हो जाएगा, ये पूरी तरह दुनिया में मिथ साबित हो चुका है पिछले 30 सालों में। अजम्पशंस गलत हैं, क्योंकि पूरे विश्व में जिस जिस देश ने ऐसे कानून ट्राई किए हैं, वहाँ परिणाम उससे बहुत भिन्न आए हैं। लेकिन एक चीज़ तय है, ऐसे कानून जब भी आते हैं, वकील साहब कहते हैं कि वो समाज के सबसे गरीब और सबसे लाचार तबकों पर बहुत बुरी मार मारते हैं, ये गारंटी है। उत्तर प्रदेश का दावा ये है कि अल्टीमेटली पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक तंत्र के संसाधन जो हैं, ये कोई असीमित तो है नहीं ना। तो अगर मैं आबादी कम नहीं करूँगा तो मैं नागरिकों के उसके मूलभूत अधिकार भी नहीं दे पाऊँगा, और बर्थ कंट्रोल किए बिना धारणीय विकास हो ही नहीं सकता। बड़ा अच्छा लग रहा है देख के उत्तर प्रदेश की सरकार बेसिक राइट्स पर इतना ध्यान दे रही है। अब इसमें प्रोमिसेस और पनिशमेंट्स हैं, इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव। प्रोमिसेस क्या हैं? जो भी जन सेवक सही कानून का पालन करेंगे, स्टरिलाइजेशन करवाएंगे, 2 बच्चों से आगे नहीं जाएंगे, उनको हम बहुत सारे बेनिफिट देंगे। सर्विस में इंक्रीमेंट मिल जाएगा, घर की सब्सिडी मिलेगी, पेड मैटरनिटी, पेड पैटर्निटी, फ्री हेल्थ केयर फॉर स्पाउस। लेकिन बेटा, अगर तुम दाएं बाएं गए तो हमारी छड़ी तैयार है तुम्हारी सुटाई के लिए। 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करो और सारे सरकारी बेनिफिट्स को गुड बाय, सारी एलिजिबिलिटी खत्म स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में, सारे प्रमोशन खत्म, और स्थानीय पंचायत चुनावों में और म्यूनसिपैलिटी चुनावों में तो तुम खड़े हो ही नहीं सकते अब बेटा। तो ये तो सिविल डेथ हो गई आदमी की, आपके सिविल अधिकार खत्म हो गए। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बहुत मज़ेदार बात सुप्रीम कोर्ट को बताई थी, जो इससे 180 डिग्री उल्टी है जो उत्तर प्रदेश कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन इज द ओनली वे टू कट फर्टिलिटी। तो मतलब केंद्र सरकार नहीं मानती कि कोर्सिव लॉज होने चाहिए, उत्तर प्रदेश मानता है। और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को अभी 1 साल पहले बोला कि जब तक हम शिक्षा नहीं सुधारेंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य नहीं सुधारेंगे, फर्टिलिटी तो कम होगी नहीं। तो फिर यूपी में एकदम से क्या बदल गया? दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बोला था कि हम ये मानते हैं कि जोर जबरदस्ती के तरीकों से, ये सुप्रीम कोर्ट में यूनियन गवर्नमेंट पिछले साल बोली है, जोर जबरदस्ती के तरीकों से डेमोग्राफिक डिस्टॉर्शन आ जाते हैं, जनसांख्यिकीय गड़बड़े पैदा हो जाती हैं। और यहीं तक नहीं, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बोला था कि 1994 का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ एक्शन के प्रति हम कटिबद्ध हैं। यानी जनसंख्या और विकास कार्यक्रम का एक कार्य योजना का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 1994, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किया, जिसने ये कहा था कि प्राइमरी प्रॉमिस हम ये करते हैं सारे सदस्य देश
कि हम कभी भी जोर जबरदस्ती से डेमोग्राफिक टारगेट नहीं करेंगे और रिप्रोडक्टिव फ्रीडम पूरी रहेगी। हर महिला स्वतंत्र है, 2, 3, 4, 5 जितने बच्चे पैदा करने करें, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। इंडिया ने साइन किया इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं रिप्रोडक्टिव फ्रीडम को भारत के हर नागरिक का इनएलिनेबल राइट माना है। सुचिता श्रीवास्तव एंड अनदर वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 के मामले में। और उसके अलावा अनेक मामलों में उच्चतम न्यायालय यह व्यवस्था दे चुका है कि एक महिला की स्वतंत्रता की वो कितने बच्चे पैदा करे, ये अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त राइट टू पर्सनल लिबर्टी का अभिन्न हिस्सा है। तो आर्टिकल 21 जो राइट टू पर्सनल लिबर्टी देता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसके तहत ये भी है। फिर राइट टू प्रिवेसी भी इसी के तहत बाद में आया था। आपको बात समझ में आ गई। और रिप्रोडक्टिव चॉइसेस का मतलब होता है कि वो महिला जो है वो ये तय कर सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे तो महिला ही पैदा करती है ना। तो जब हम रिप्रोडक्टिव चॉइसेस की बात करते हैं तो उसमें हमेशा पहले हम महिला की बात करते हैं कि महिला स्वतंत्र है कि वो या तो प्रोक्रिएट करे, बच्चे पैदा करे, या उससे एब्सटेन करे। दोनों उसके राइट है, लेकिन ये वो महिला तय करेगी, स्टेट तय नहीं करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी रूलिंग को 9 जजों की बेंच ने निजता के अधिकार 2017, जिसको पावर ऑफ वन वर्डिक्ट भी कहा जाता है, मील का पत्थर है ये वर्डिक्ट, के.एस. पुट्टास्वामी जज थे जिन्होंने आधार के खिलाफ केस लगाया था, उसमें इस पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू रिप्रोडक्टिव फ्रीडम का पूरा समर्थन किया। मतलब ये सारी व्यवस्थाएं भारत में ऑलरेडी हैं। अ पर्सन्स ऑटोनॉमी ओवर हर बॉडी, एक महिला की अपने शरीर की स्वायत्तता उसकी निजता के अधिकार का ही हिस्सा है। और निजता के अधिकार को 9-0 से सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है। तो अब अगर सरकार को उसको उलटना है तो सरकार को पहले तो 11 जजेस की बेंच बनवानी पड़ेगी। अब ये सरकार थोड़ी बनवा सकती है, और 11 के 11 जज उसके अगेंस्ट जाएं या 10-1 करें तभी जाके वो खत्म हो सकता है कानून, क्योंकि भारत का भी ये कानून बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का मतलब होता है भारत का कानून। आगे बात समझ में? आज अच्छी यहाँ पे लर्निंग हो रही है हमारी पॉलिटी की। और अन्य अधिकारों की तरह ये हम बिल्कुल मानते हैं, ऑथर कहता है कि ये कोई असीमित अधिकार तो होता नहीं है, लेकिन जब भी आप किसी फंडामेंटल राइट पर रिस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आनुपातिकता सिद्धांत को पालन करना पड़ेगा। अब ये क्या होता है आनुपातिकता सिद्धांत? इसमें 4 शर्तें पूरी होनी है। मतलब अगर कोई सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई नया कानून लाकर किसी फंडामेंटल राइट को सर्कमस्क्राइब करती है तो उसको 4 शर्तें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की पूरी करनी पड़ेगी। जो रिस्ट्रिक्शन तुम ला रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ कानून के जरिए आएंगे, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं। जो रिस्ट्रिक्शन तुम ला रहे हो उसका एक बहुत ही वैधानिक लक्ष्य होना चाहिए, कोई फालतू लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जो रिस्ट्रिक्शन तुम ला रहे हो वो इसलिए ला रहे हो कि दूसरे रिस्ट्रिक्शन से काम नहीं बन रहा है और ये दूसरों से कम इंट्रूसिव है इंडिविजुअल लाइफ में। अब ये कानून तो भयंकर इंट्रूसिव है। और जो रिस्ट्रिक्शन तुम ला रहे हो उसका तुम्हारे कानून के लक्ष्य के साथ सीधा सीधा लॉजिकल नेक्सस होना चाहिए। अगर ये 4 हैं तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फुलफिल हो जाएगी और रिस्ट्रिक्शन अलाउ होगा। तो ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा ही जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित कानून वेलफेयर को ही सशर्त कर देता है, तो ये तो बाय डेफिनेशन कोर्सिव हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश स्टेट यही बोलेगा कि ये सब वॉलंटरी है। राइट टू एक्सेस बेसिक गुड्स कैन नॉट बी बेस्ड ऑन आस्किंग पीपल टू सैक्रिफाइस बॉडीली ऑटोनॉमी। बड़ा तगड़ा सेंटेंस है। तो जो नया कानून है वो प्रोपोर्शनैलिटी पे फिट नहीं बैठता है और इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। नया कानून कुछ दूसरे बहुत खतरनाक काम करेगा भारत में। भारत में ऑलरेडी लड़के की चाहत में अनेक लड़कियां पैदा होती हैं। अब 2 बच्चों की बंदिश आते ही लोग लड़कियों की भ्रूण हत्या करना और अधिक गति से शुरू करेंगे। देखिए, भ्रूण हत्या भारत का एक बहुत ही ओपन सीक्रेट है। मैं कोई नई बात तो बता नहीं रहा हूँ। इतना भयंकर हालत है गाँवों में, शहरों में भी, पढ़े लिखे घरों में भी। कन्या भ्रूण हत्या और इन्फेंट मोर्टेलिटी, in fact feticide as well as infanticide is a very common thing। और ये कानून आने के बाद लड़के की चाहत में लड़कियों की हत्या और तेजी से बढ़ेगी, ऐसा वकील साहब कह रहे हैं। जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन के कैंप्स आने लग जाएंगे। और एक उल्टा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से आया था, जावेद एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर 2003 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा का वो कानून कि 2 बच्चों से ज़्यादा है तो लोकल इलेक्शन में नहीं आ सकते, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। वकील साहब कहते हैं कि ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट के 10 डिसीजन एक दिशा में जाते हैं तो एक उल्टा भी जाता दिखता है, और वो वैसे भी बैड लॉ था।
लेकिन वर्तमान यूपी का जो कानून है वो दरअसल उससे ज़्यादा नए डायमेंशन खोलता है सिविल डेथ के, और वैसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली जाते जाते वकील साहब कहते हैं कि भैया सुप्रीम कोर्ट के लिए अब समय आ गया है कि पुट्टस्वामी जजमेंट को पूरी ताकत से लागू करे, अगर राइट टू प्रिवेसी का कोई अर्थ भारत में रहना है तो। आ गया समझ में? आई होप आपको मज़ा आया दोस्तों। इसको समराइज़ कीजिए और इसमें से आपने क्या 2-3 चीज़ें सीखी बताइए। सारी प्लेलिस्टें अच्छे से देखते चलना, ये तुम्हारे ही लिए हैं। हमारे बहुत प्यारे कोर्सेज चलते हैं, नीचे आपको एक ज्वाइन का बटन भी दिख रहा है, आप मंथली बेसिस पे ट्राई करके भी दोनों कोर्सेज देख सकते हैं। आपको इतना मज़ा आएगा और इतना ज़बरदस्त नॉलेज एग्जाम्स के लिए मिलेगा कि आप एक बार जुड़ जाएंगे तो फिर जाएंगे नहीं, ट्राई आउट कीजिए। आज का चौथा और अंतिम एनालिसिस है कि ब्रेग्जिट के लूज एंड्स अब बहुत तकलीफ दे रहे हैं। GS1 इसमें हिस्ट्री भी आ गया, GS2 इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसे सब जगह काम आएगा। 2016 में जब यूके ने तय किया कि मुझे तो अब छोड़ के जाना है यूरोप, तो ब्रेग्जिट हो गया। तो उसके अंदर स्टे और लीव 2 कैंपेन्स हो गए थे, और आज 5 सालों के बाद भी ये मामला तो पूरी तरह से समाप्त होना था, लेकिन यूके तो अभी भी इस पे आपस में बटा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रेग्जिट सबसे बड़ा इवेंट था यूके के लिए। इसके चलते 2 चुनाव हो गए, 2 प्रधानमंत्री की बलि चढ़ गई, क्योंकि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ब्रेग्जिट करवाए थे और वो चाहते हैं कि EU को छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों छोड़ो? क्योंकि हम ब्रिटेन हैं, हम यूके हैं, हम दुनिया के राजा रह चुके हैं, हमारी एक अलग इज्जत है। वो ठसक के चलते ब्रेग्जिट हुआ था। उन्होंने जल्दी के चलते एक कानून पारित करवाया था दिसंबर 2020 में, विड्रॉवल एंड ट्रेड एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, और वो कानून में इतने सारे लूज एंड छोड़ दिए जल्दी के चक्कर में कि अब बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो एक प्रॉब्लम का उदाहरण देते हैं दोनों ऑथर्स। वो बोलते हैं यूके जो है अब जितनी भी मछली खाता है तो 70% वो आयात करता है, और वो इंडस्ट्री GDP का 0.12% है, एम्प्लॉयमेंट का 0.1% है, मतलब कुछ भी नहीं है। मई 2021 में ब्रिटेन की नेवी और फ्रांस की नेवी आमने सामने आ गए जर्सी आइलैंड के पास, जहां फ्रांस की फिशिंग बोट्स ने यूके की बोट्स को फिशिंग करने से रोका कि तुम यूरोप के पानी में फिशिंग नहीं कर सकते। तो ये एक लूज एंड था। कितनी हास्यास्पद बात है। नदर्न आइलैंड का मुद्दा सबसे जटिल है। वो पॉलिटिकली यूके का हिस्सा है और इकोनॉमिकली EU का हिस्सा है सिंगल मार्केट का, तो उसको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली EU के रूल्स फॉलो करना है, और पॉलिटिकली वो ब्रिटेन के अंदर ही है, यूके के अंदर। तो अब सवाल ये है कि बॉर्डर कहाँ आएगी? EU की एक्सटर्नल बॉर्डर तो आयरिश सागर में आएगी, ब्रिटेन और नदर्न आइलैंड के बीच में, तो वहाँ पर गुड्स का इंस्पेक्शन होना चाहिए। लेकिन यूके के लिए ऐसा कर पाना पॉलिटिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतनी मुश्किल से 10 सालों तक उत्तरी आयरलैंड के आतंकवाद को प्यार मोहब्बत से फाइनली रोका गया था, द ट्रबल्स। अब अगर यूके की तरफ से इंस्पेक्शन शुरू होंगे तो वो सारे पुराने घाव हरे हो जाएंगे, तो वो यूके कर नहीं सकता। तो ऑप्शन ये है कि यूरोपियन यूनियन खुद इंस्पेक्शन शुरू करे आयरलैंड के अंदर, या आयरलैंड और EU के बीच में कहीं पर। ये दोनों के दोनों इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम अब और निकल के सामने आ रही हैं जब ब्रिटेन ने सारे के सारे मीट प्रोडक्ट्स नॉर्थ आयरलैंड को एक्सपोर्ट करना शुरू किए। और ब्रिटेन ने फिर ये बोला, क्योंकि अब ब्रिटेन तो नॉर्थ आयरलैंड को एक्सपोर्ट करेगा ना, वो अब इकोनॉमिकली तो 2 देश हो गए हैं, और ब्रिटेन ने फिर EU को बोला कि यार 3 महीने और आगे बढ़ा दो। लेकिन ऐसा 3 महीने बढ़ा दो, 3 महीने बढ़ा दो, ऐसे थोड़ी ये मामला ख़त्म होगा। तो ये सॉल्यूशन है ही नहीं। और इनफैक्ट ब्रिटेन और यूके अब दरअसल ब्रेग्जिट के अलग अलग एग्रीमेंट्स पर ही सवाल उठाने लग गए। तो फिर किया ही क्यों? ब्रिटेन पैरेलल में लंदन की सफलता का जश्न मना रहा है, क्योंकि पहले ऐसा डर था कि बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां ब्रेग्जिट होने के बाद लंदन छोड़ के यूरोप भाग जाएंगी, और यूरोप ने होस्टाइल लेजिस्लेशन बनाया, इंसेंटिव दिए, लेकिन सिटी ऑफ लंदन अपने आप को बचाने में सफल हो गई। तो अब क्या हो रहा है? 2 अलग अलग व्यवस्थाएं रूल्स बेस्ड हेड टू हेड आपस में टकरा रही हैं, और ये ठीक नहीं है। ब्रिटेन बहुत गुस्से में है, क्योंकि क्या हो रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक गुट है EU, अब उससे ये पंगे ले रहा है, और दुनिया में दूर दूर हजारों मील नए नए ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिससे अभी कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। तो मतलब नुकसान बड़ा हो गया, फायदे कम हो गए। स्कॉटलैंड अपनी खुद की स्वतंत्रता के लिए वोट कर रहा है, यूके का हिस्सा है, हालांकि अभी वो वोट फेल हो गया, लेकिन यूके के हाथ पांव फूल गए हैं। पैरेलल में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नदर आयरलैंड आपस में एकजुट होना चाहते हैं, उस पर बातचीत है। तो यूनाइटेड किंगडम में ले दे के वेल्स और ब्रिटेन ही बचेंगे। फिर IMF ने ये बोला है कि यूके वर्तमान में बहुत बड़े ट्रेड डिसरप्शन से गुजर रहा है, और बहुत सारी कंपनियां अब धीरे धीरे यूरोप में रीलोकेट हो रही हैं। लेकिन
अब ब्रिटेन के पास एक और हथियार आ गया, वैक्सीनेशन इतना बढ़िया किया और यूरोप जो है वैक्सीनेशन में बंगल कर गया। तो ये फिर से ड्रम पीट रहे हैं कि देखो 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 हमारा सिस्टम अच्छा, तुम्हारा सिस्टम खराब। ओवरऑल ब्रेग्जिट ने यूके को पहले से बहुत कम यूनाइटेड रखा है और इंटरनली बहुत कमज़ोर कर दिया है। तो दिस वॉज अ वेरी गुड अपडेट ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। आई होप आपको मज़ा आया। हरियाणा पुलिस ने बहुत सारे प्रोटेस्टिंग फार्मर्स को देशद्रोही बताते हुए सिडिशन के चार्जेस लगा दिए हैं, तो अब ये सारे जेल जाएंगे। पैरेलल में आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की हियरिंग में चीफ जस्टिस ने पूछा है 75 साल की आज़ादी के बाद भारत में क्या ऐसे कानून होने चाहिए जिसमें महात्मा गांधी को जेल भेजा गया था। LAC इम्पास इज अफेक्टिंग बायलैटरल ट्राइज। भारत ने अभी मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है कि भैया इस पूरे नाटक को आप जल्दी से खत्म करो और इससे पूरे द्विपक्षीय संबंध ही खराब हो रहे हैं। चाइना उस पर रेसिप्रोकेट कर नहीं रहा है। हरियाणा की एक्सेस डेथ 7 गुना है आधिकारिक टोल से पैंडेमिक पीरियड की। अब कई राज्यों में ये 20-30 गुना निकल कर आ रही है और कई राज्यों में 3 से 4। तो ऑफिशियली कोविड में जो मरे हैं और जो एक्चुअली कोविड से मौत हुई है, दोनों के बीच का गैप लाखों में होगा। प्यारे दोस्तों, अंग्रेजी सुधारनी है तो मेरा ये बहुत शानदार कोर्स है, आगे बढ़ के पूरे कॉन्फिडेंस से एनरोल करें। 100 सेशंस का कोर्स है, हर क्लास 1.25 घंटे की है। ग्रामर, वोकैब, यूजेज, कॉम्प्रिहेंशन, स्पोकन, MCQ कवर किया है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये 1 शॉट सॉल्यूशन है। आगे बढ़िए, एनरोल कीजिए और अपनी एक अच्छी यात्रा शुरू कीजिए। इंडिया एट द टोक्यो ओलंपिक, बहुत ही प्यारा इन्फोग्राफिक दिया है, आपके रेफरेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो भारत की अच्छी खासी उपस्थिति है। वैसे टोक्यो ओलंपिक एक बहुत ही अजीबोगरीब हालत में कंडक्ट हो रहा है, जहां जापान के लोग ही नाराज है कि तुम क्यों कर रहे हो। एनीवे, टोक्यो 2020 फाइनली हो रहा है। वी कैन ओनली विश आवर पीपल द वेरी बेस्ट। हालांकि जितने भी विजेता होंगे, अब उनके गले में कोई भी मेडल नहीं डाला जाएगा। ये प्लेट उनके सामने रखेगी कि उठा ले भैया तू अपने अपने मेडल और अपने गले में खुद ही लटका ले। अब देखिए पैंडेमिक के चलते क्या क्या करना पड़ रहा है, गजब। क्या ठीक है, प्रिकॉशन तो ज़रूरी होता है। तो प्यारे दोस्तों, रिटेल इन्फ्लेशन और हेल्थ इन्फ्लेशन ने हिंदुस्तानी परिवारों की फाइनेंशियल कमर तोड़ दी है। इस इन्फोग्राफिक में सारे डेटा के साथ बताया गया है। भारत एक बड़ा अद्भुत देश है। यहाँ पर ऐसे कानून बनते हैं जो संविधान की भावना के विपरीत होते हैं, जैसे कि IT एक्ट की धारा 66A। तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देता है। लेकिन भारत के पुलिस वाले नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट की बात। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात अभी बोली कि मैंने 5 साल पहले सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, तुम इसमें गिरफ्तारियां करे जा रहे हो हजारों लोगों की, और तुमने कई लोगों पे केस लाद दिए। पूरे भारत की पुलिस को बोल रहे हैं। फाइनली होम मिनिस्ट्री ने ऑर्डर जारी किए कि ये सारे केसेस खत्म करो, क्योंकि ये कानून ही खत्म हो चुका है। मान गए यार, मतलब कुछ भी चल रहा है अपने यहाँ। तो ये थी आज की हमारी सारी खबरें। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, अपने सारे साथियों से सब्सक्रिप्शन करवाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देते चले। कल मिलेंगे 16 जुलाई को 27वें सेशन के साथ। नमस्कार, जय हिंद।